हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फूड चेन, फूड वेब, उसी तरीके से इकोसिस्टम और कंप्लीट द चार्ट यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद आप लोगों को लेट्स थिंक के जो क्वेश्चंस दिए गए थे, आज के वीडियो में हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment। क्या कहा जा रहा है? इन्वायरमेंट ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इन्वायरमेंट को हमने क्या है कि आम लफ्ज़ों में क्या कहा था कि हमारे अतराफ़ की सराउंडिंग यानी क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में फ़िज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज़ द कंडीशन इन सराउंडिंग। सराउंडिंग की कंडीशन को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हमारे सराउंडिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। इट इंक्लूड्स मैनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। बायोटिक यानी कि लिविंग, जैसे कि हम देखेंगे प्लांट्स है, एनिमल्स है, तमाम ये बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग है, जैसा कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है। नेचुरल भी इसी में आएगा, जिस तरीके से हम देखेंगे कि सॉइल है, उसके बाद माउंटेन्स है। एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स ने जो क्या है फैक्टर्स बनाए हैं, जैसा कि हम देखेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन है, उसके बाद अर्बनाइजेशन है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो टाइप का है, वन इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अदर इज़ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट तो हमें पता है जो नेचर की तरफ से है, जो कुदरत ने बनाया है। और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आप समझिए कि मैन मेड इन्वायरमेंट है, जैसा कि इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं, उसी तरीके से क्या है, फॉरेस्ट हो गया है। तो ये सब काय में आएगा, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। कंटिन्यूअस इंटरैक्शन अकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी हम देखते हैं कि बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स में और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, इनके अंदर क्या है, इंटरैक्शन होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग के बगैर ज़िंदा रह सकता क्या? तो आंसर है नहीं। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है। यानी कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड होता है और उनके अंदर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है। देयर इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि हम देखेंगे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम क्या है कि इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, और ये पोल्यूशन ने डायरेक्टली नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या किया है, अफेक्ट किया है। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में फिर से वही बताया जा रहा है, दो बेसिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग है, अबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग है। The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of environment is called as ecology। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोलॉजी की डेफिनेशन किसे कहते हैं, इकोलॉजी। द साइंस, ऐसी साइंस जो क्या करती है, हमें बताती है स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर में, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर में किस तरीके से इंटरैक्शन होता है, इसकी स्टडी जो साइंस में की जाती है उस साइंस को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जैसा कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स जो है एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है, सेल होता है।
उसी तरीके से इकोलॉजी जो है इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। और हमें पता है कि छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर क्या बना है, इन्वायरमेंट बना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी हमने जो कहा था कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या है, इकोसिस्टम्स होते हैं। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। हमने अर्लियर क्लासेस में इकोसिस्टम के बारे में देखा है। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेयर एज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। क्या कहा जा रहा है, एक छोटा सा सपोज क्या है, तालाब है, एक पॉन्ड है, तो वो एक छोटा सा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्यों है, इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान में क्या होना, इंटरैक्शन चाहिए। अब देखेंगे हम, रिवर है, पॉन्ड है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर है। उसी तरीके से फिशेस है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो हम देखेंगे कि वाटर ये क्या है, अबायोटिक, और फिशेस जो है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स। तो फिशेस पानी के बगैर रह सकते क्या, नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि फिशेस के और वाटर के बीच में क्या रहेगा, जो इंटरैक्शन रहेगा, ये एक टाइप का क्या है, यहाँ पर इकोसिस्टम है। तो अर्थ पर क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। तो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, अर्थ है। In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem। वही कहा जा रहा है कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जब भी कोई डेफिनाइट जोग्राफिकल एरिया में होते हैं, जैसा कि समझो नदी है या कोई फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के क्या रहेंगे, हम देखेंगे प्लांट्स देखेंगे। तो वो एरिया के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो जोग्राफिकल एरिया में है और उनका अबायोटिक फैक्टर के साथ क्या है, इंटरैक्शन है। कि प्लांट जो है वो सॉइल में होते हैं, यानी कि सॉइल क्या है, नॉन लिविंग है। उसके बाद वो हवा से CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से इनका एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन है और यही इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस। विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन इन्वायरमेंट, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस। तो कौन कौन सी साइकिल है, आपने 9th क्लास में भी देख चुके हैं। तो वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल है, गैसेस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। और ये सब साइकिल्स की वजह से ही हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस मेंटेन है। तो चलिए देख लेते हैं। Environmental balance is maintained through the continuous operation of the various natural cycles like वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। उसी तरीके से गैसेस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। और इन तमाम साइकिल्स की वजह से ही इन्वायरमेंट में क्या है, बैलेंस है और वेरियस फूड चेन जो है यहाँ पर मेंटेन हुई है। जैसा कि सपोज हम क्या है, वाटर साइकिल के बारे में देखेंगे। क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी क्या है, तालाब में, नदियों में, झीलों में गिरता है। फिर नदी से पानी कहाँ जाता है, समंदर में जाता है। फिर समंदर से वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर क्या होगा, उड़ेगा। फिर जो है वो बादल के फॉर्म में पानी जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर वापस से क्या है, वो पानी बारिश की शक्ल में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरीके से वाटर साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वेरियस साइकिल्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट टाइप की साइकिल दी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। यानी ह्यूमन बींग्स नेचर के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते, उसका एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। Hence it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने नेचर को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, इसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। It is said that we have got this earth planet on lease from our future generation and not as an ancestral property from our ancestor. Hence we should not forget to conserve it for ourselves and for future generation। मतलब यहाँ पर क्या समझाया गया है कि हर एक ने अर्थ को क्या समझना चाहिए, एक टाइप का एक कर्ज समझना चाहिए कि हमें अर्थ जैसी की तैसी फ्यूचर जनरेशन को क्या करनी है, देनी है। हमने इसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी जायदाद है और हम इसे कैसे भी यूज़ करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन के लिए
और उसी तरीके से क्या है कि रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंसान क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगी। पोल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा फैला दिया है, सॉइल पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें नेचर का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और we should not forget to conserve it for ourselves and for future generation। और फ्यूचर जनरेशन को हमें ये जो हमारी अर्थ है उसे अच्छे फॉर्म में क्या करना है, लौटाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इन्वायरमेंटल कॉन्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन में दिया गया है विच फैक्टर अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक है नेचुरल फैक्टर्स और दूसरा है आर्टिफिशियल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर में हम देखेंगे कि क्या है कि जो नेचुरली डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि अर्थक्वेक हो गया है, सुनामी है, फ्लड्स है, इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट, वोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता है। आर्टिफिशियल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसी तरीके से पोल्यूशन है, ये सब भी क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन इन्वायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो बढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट में। अब हमें पता है, हमने फूड चेन के अंदर कंज्यूमर्स देखा है। कंज्यूमर यानी कि कंज्यूम करने वाले, खाने वाले, जैसा कि हम क्या है, कंज्यूमर्स है। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स हैं। अब हमें ये एक समझना है कि प्रोड्यूसर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी ईल्ड जो है, उनकी पैदावार है, फसल उनकी कैसी है, कांस्टेंट है। सपोज़ कि हमें क्या है कि 100 कुंटल जो है वो क्या होता है, फूड प्लांट्स क्या करते हैं, देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। देयर इज़ अ लैक ऑफ फूड और उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम। कि अगर रिवर बैंक के करीब में क्या किया है, इंडस्ट्रीज़ बना दिए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ में से क्या निकलता है, जो पोल्यूटेड वाटर निकलता है, गंदा पानी जो है, तो वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिवर में वो इंडस्ट्रीज़ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसकी वजह से रिवर का जो पानी है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। और जो एक्वेटिक एनिमल है, जो फिशेस है और अदर जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है, वो तमाम मर जाएंगे। उसी तरीके से वो फ्रेश वाटर जो रहेगा वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। और वही पानी अगर हम क्या करेंगे, हमारे खेतों में फसलों को हम क्या करेंगे, देंगे, तो वो भी पूरे जो फॉर्म है वो सब क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और इस तरीके से पोल्यूशन हो जाएगा। When some natural factors of environment and some artificial polluted factor harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affect the existence of biotic factor। क्या कहा जा रहा है कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स और कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो जाएगा और उसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, इसकी वजह से वहाँ पर जो है लोगों को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, अस्थमा हो गया है, उसी तरीके से लंग कैंसर है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये बायोटिक जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑब्जर्व द इन्वायरमेंट अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे जो चार्ट आप लोगों को दिया गया है ये कंप्लीट करना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था 2 फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स यानी आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में आप लोगों को लिखना है अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड्स है, वोल्केनो है, ये नेचुरल फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। मैन मेड फैक्टर के अंदर है डिफॉरेस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, ये तमाम मैन मेड फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे
महात्मा गांधी ने जो है एक बात कही थी, द अर्थ इज़ सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है, जो ज़मीन है, वो हर एक को सेटिस्फाई तो कर सकेंगी, हर एक की नीड जो है वो सेटिस्फाई करेंगी, मगर किसी की ग्रीड, किसी की लालच जो है ये क्या है, पूरी नहीं कर सकती। जैसे कि सपोज़ कि एक इंसान है, इसे क्या है कि एक मंथ में अगर समझो उसे क्या है कि 10 केजी क्या लगता है, इसको अनाज लगता है, या वीट, इसको समझो गेहूँ कितने लगते हैं, 10 केजी लगते हैं, तो इजीली अर्थ क्या करेंगी, इसे वो 10 केजी क्या करेंगी, दे देंगी। मगर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं और फिर मतलब लालच के तौर पे जमा करके रखते हैं। तो अगर एक पर्सन या तमाम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो अर्थ हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी। वो हर एक की नीड को तो सेटिस्फाई करेंगी बट ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इसके बाद देखेंगे, At present, many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those factors. Generally, contamination of any material is its pollution. क्या कहा जा रहा है कि पोल्यूशन किसे कहते हैं हम, कोई भी मटेरियल जब क्या हो जाए, कंटैमिनेट हो जाए यानी कि वो गंदा हो जाए, इसके अंदर क्या है और दूसरी चीज़ें जो है वो मिल जाए, इसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to the natural events or the human activity is called as environmental pollution। यानी अननेसेसरी, जो ज़रूरत जिसकी नहीं थी, और वो चेंज जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके लिए वो अनएक्सेप्टेबल है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो, इसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू द ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वो चेंजेस या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या फिजिकल फॉर्म में हो, केमिकल या बायोलॉजिकल फॉर्म में हो, अगर वो एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं, और जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी वजह से क्या हो, नुकसान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। वेरियस रीजन्स लाइक, अब पोल्यूशन हो रहा है तो इसके रीजन्स क्या है, हम देखेंगे। सबसे बड़ा रीज़न तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी आबादी का धमाका है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो हर चीज़ की डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर उसका एक टाइप का बर्डन आ रहा है। और उसी तरीके से फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इसकी वजह से जो धुआं है, उसी तरीके से फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है फैक्ट्रीज वगैरह बनाने में। उसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, यानी कि उसे क्या किया जा रहा है, बराबर से सब लोगों में डिवाइड नहीं किया जा रहा है। जो कंट्रीज़ कैसी हैं, डेवलप्ड है, वो ज़्यादा ये तमाम चीज़ों को, पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, मेटल्स हो गया है, इनको यूज़ कर रही है, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो गया है। इसके बाद है डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल को काट रहे हैं, एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और कहीं पर भी क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वहाँ पे अर्बनाइजेशन है। उसी तरीके से जो खेत की ज़मीन है उसके ऊपर भी क्या है, अर्बनाइजेशन है। तो दिस अर्बनाइजेशन इट इज़ unplanned urbanization and it is responsible for the environmental pollution। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को जो है फॉग पोल्यूशन दिया गया है। फॉग पोल्यूशन इट इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन द डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़। क्वेश्चन है विच आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर है, साउंड है, सॉइल है, थर्मल है, लाइट है। डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन हमारे अतराफ में हम देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन? सेम है, नेचुरल पोल्यूशन यानी नेचुरल फैक्टर की वजह से होगा, आर्टिफिशियल पोल्यूशन ये मैन मेड ह्यूमन बीइंग की वजह से होगा। Pollution it is a broad concept. Various types of the pollution like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollution occur around us. हमारे अतराफ में हम ये तमाम pollution देखते हैं।
Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of our. और इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन का एडवर्स इफेक्ट भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर देख रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ा मसला हो गया है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो बारिश जो है बराबर टाइम पे नहीं आ रही है। उसी तरीके से एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर्स हो गए हैं, लंग कैंसर है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज के दौर में देख रहे हैं। इसलिए आज का जो नीड है वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने एयर पोल्यूशन, उसी तरीके से वाटर, साउंड सब देख चुके हैं। तो आज आप लोगों के लिए यह होमवर्क है। आप लोगों ने कंप्लीट द चार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये कंप्लीट करना है। 3 टाइप के आपको पोल्यूशन दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और उसी तरीके से है सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पे कंपोनेंट बताए गए हैं। एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, गैसियस फैक्टर्स है और उसी तरीके से सॉलिड फैक्टर्स है। उसके बाद सोर्स दिए गए हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, सॉइल इरोजन है, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या कंट्रोल मेजर करेंगे। तो आप ये करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। आपको पता है रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडिएशंस क्या होना, निकलना। अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में क्या है, रेडिएशंस निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन अकर ड्यू टू द 2 रीजन्स एज अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के दोनों भी रीज़न है, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज, IR यानी इंफ्रारेड, ये रेडिएशंस तो नेचुरल रेडिएशंस है। उसी तरीके से एक्सरे रेडिएशन जो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट से निकलता है, ये आर्टिफिशियल रेडिएशंस है। कर्नोबिल, विंड स्केल एंड 3 Mile आइलैंड मिसहैप आर द मेजर मिसहैप ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। तो ये तीनों जो है ये सब कई की वजह से है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग क्या थे, यहाँ पर उनको अफेक्ट हुआ था। सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलोज। तो क्या होता है ये रेडिएशन की वजह से, कैंसर होता है, कैंसरस अल्सरेशन है ड्यू टू द हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से क्या है, कैंसर होता है। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी के टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेनेटिक चेंजेस आकर उसी तरीके से जो जीन के अंदर चेंज आ जाते हैं। एंड विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, और विजन के ऊपर, आँखों के ऊपर, नज़र के ऊपर भी क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। तो आज के सेकंड पार्ट में हमने ये तमाम चीज़ें देख चुके हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 था इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और उसी तरीके से आई बटन में भी आप लोगों को दिख रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।